नमस्कार, नई परख के अखबार नवीसी कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस लेख की चर्चा करेंगे, वह भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। यह लेख 15 नवंबर 2024 यानी आज के दिन द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। इस लेख में राष्ट्रपति मुर्मू ने जो बिरसा मुंडा हैं, उनके योगदान को याद किया है। इस लेख का शीर्षक है बिरसा मुंडा लिव्स ऑन। बिरसा मुंडा एक ऐसी शख्सियत थे जिनका जन्म 1875 में हुआ था। तकरीबन 25 वर्ष वह इस दुनिया में रहे। इन 25 वर्षों की अपनी जिंदगी में उन्होंने एक तरह से अंग्रेजी सरकार को नाको चने चबवा दिए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो उनकी बगावत थी, उनका जो विद्रोह था, वह असल में इस बात को समझने के बाद ज्यादा मजबूती से सामने आया कि यह जो अंग्रेजी सरकार है वह आदिवासियों के हितों का दमन कर रही है। हमें यह बात याद रखने की जरूरत है और राष्ट्रपति मुर्मू भी अपने लेख में इस बात को रेखांकित करती हैं कि बिरसा मुंडा की जो बगावत थी या जो उनका विद्रोह था, जिसे हम आजादी के संघर्ष के रूप में ही जान सकते हैं और उसी रूप में हमें उसे मान्यता देनी चाहिए, वह सिर्फ अंग्रेजों के प्रभुत्व के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए था, उनके संसाधनों पर उनका हक सुनिश्चित हो इसके लिए था। राष्ट्रपति मुर्मू यह बताती हैं कि किस तरीके से अपने बचपन के दिनों में भी जब वो बिरसा मुंडा की कहानियां सुनती थी, जब वो बिरसा मुंडा की शौर्य गाथा के बारे में दूसरे लोगों से सुनती थी, तो उन्हें अपनी विरासत पर काफी गर्व होता था। बिरसा मुंडा की जो पूरी जिंदगी है, उसके कई ऐसे आयाम हैं जो एक तरीके से आदिवासी जीवन के भीतर मौजूद जुझारूपन को दर्शाते हैं। बिरसा मुंडा की शिक्षा हुई, पर वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। वो चीज़ों को समझते थे, ईसाई मिशनरी स्कूल में वो पढ़े थे। कुछ समय तक वो ईसाई धर्म की तरफ मुड़े भी, लेकिन बाद में वापस वो अपने आदिवासी धर्म की तरफ आ गए और ये माना जाता है कि उन्होंने बिरसायत के नाम से एक धर्म चलाने की भी कोशिश की और काफ़ी हद तक उनके कई अनुयायी भी हुए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करने का काम करते थे। हीलर के रूप में उन्हें जाना जाता था। राष्ट्रपति मुर्मू उनकी इस भूमिका को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर देती हैं कि वह इतने उदार मना थे कि अगर कोई आदिवासी उनके पास अपने इलाज के लिए नहीं आ पाता था और उन्हें यह खबर मिलती थी कि वह बीमार है, तो वो खुद उसके यहाँ चले जाते थे। जब बिरसा मुंडा को यह एहसास हुआ कि जो अंग्रेज हैं वह आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, उनकी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान या विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह में वो काफी आगे तक गए और एक तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के सामने उस पूरे इलाके में, जो झारखंड का इलाका है, अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया। बाद के दौर में वो गिरफ्तार हुए और फिर उन्हें सजा दे दी गई, सजाए मौत, और उन्हें जेल के भीतर ही मार दिया गया। कई लोग ये बोलते हैं कि वो बीमार थे और इसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह चीज जो है वह इतिहास में एक तरीके से अंग्रेजों की जो उदारता है उसके बखान के रूप में ही दर्ज होगी कि उन्होंने अपने जेल के भीतर एक क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया, उसे इतनी अधिक यातना दी कि अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। तो यह जो उदारता थी, जिसे बार बार आप जब भी भारत के इतिहास के कुछ विवरणों को पढ़ेंगे तो उसमें यह बात आएगी कि अंग्रेजों का शासन, और खासतौर पे जो अंग्रेजों ने खुद अपने द्वारा लिखा है, तो उसमें बात आएगी कि वो एक कानून के राज में भरोसा करते थे और उनके शासन में उस तरीके की बर्बरता नहीं थी जो मध्ययुगीन शासन के दौर में थी। लेकिन इस तरह की जब उदाहरणों को हम देखते हैं, जहां हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को बहुत ही बर्बर तरीके से यातना दी गई और एक तरीके से उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया, तो यह जो पूरी उदारता का मिथक है उसकी पोल खुल जाती है। बहरहाल, अगर हम राष्ट्रपति मुर्मू के तर्कों पर वापस आए तो यह भी इस बात पर जोर देती हैं कि महात्मा गांधी की तरह ही जो बिरसा मुंडा थे, उनका संघर्ष न्याय और गरिमा के लिए संघर्ष था और इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे। जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात राष्ट्रपति मुर्मू के लेख में सामने आती है, वह आती है पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह के कदम नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाए हैं, उनकी प्रशंसा के रूप में। राष्ट्रपति मुर्मू यह कहती हैं कि प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा, यानी मौजूदा सरकार के द्वारा
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। बहुत ही हाल में इसकी घोषणा हुई और इसका लक्ष्य है कि जो सामाजिक बुनियादी संरचना है उसे मजबूत किया जाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन की जो एक बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत कई तरह के उपभाग हैं, उसकी भी राष्ट्रपति काफी प्रशंसा करती हैं। वो यह भी कहती हैं कि उनके लिए यह परम संतोष की बात है कि उन्होंने एक तरीके से जनजातीय दर्पण करके एक अलग तरह की श्रृंखला राष्ट्रपति भवन में स्थापित की है। वे यह भी कहती हैं कि उनके लिए यह परम संतोष या परम खुशी की बात थी कि राष्ट्रपति भवन में जो 75 पीवीटीजी हैं, यानी कि ऐसी जनजातियां जो विशेष रूप से असुरक्षित मानी जाती हैं, वो राष्ट्रपति भवन में आई और उनसे मिली। उन जनजातियों के प्रतिनिधि वहां पर उनसे मिलने के लिए आए। यह सब बातें जिस तरीके से राष्ट्रपति ने अपने लेख में लिखा है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और जो आज का दिन है जनजातीय गौरव दिवस, उस पर राष्ट्रपति का यह लिखना आदिवासी अस्मिता के प्रति, उनकी पहचान के प्रति, उनके संघर्षों के प्रति एक सम्मान भाव को दिखाता है। ऐसा सम्मान भाव जो प्रत्येक भारतीय के मन में होना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ राष्ट्रपति पहले इशारा करती रही हैं और शायद इस लेख में अगर वो उन बातों की तरफ इशारा करती तो बेहतर होता। पहली बात तो जो मेरे दिमाग में आती है वो यही कि राष्ट्रपति ने 2022 में एक चिंता व्यक्त की थी कि जेलों में बहुत ही ज्यादा लोग हैं और उन्हें बेल नहीं मिल रहा है या उनके मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। एक लिखित भाषण के आखिर में उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी और न्यायाधीशों से या न्यायपालिका से जुड़े लोगों से इस मसले पर विचार करने की बात कही थी। इसके सबसे ज्यादा शिकार आदिवासी हुए हैं। अगर आदिवासी क्षेत्रों में आप जाएं तो आप यह पाएंगे कि वहां की जेलों में आदिवासी भरे पड़े हैं और कई बार वो छोटे जुर्म में आते हैं, कई बार उन्हें नक्सली बोलकर जेलों में बंद किया जाता है और बिना किसी आरोप पत्र के या बिना किसी सुनवाई के वो सालों साल से जेल में सड़ते रहते हैं। उनके लिए न्याय की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यह सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा है और इस सिलसिले के बारे में जब राष्ट्रपति ने एक चिंता व्यक्त की, हालांकि उन्होंने आदिवासियों का उल्लेख नहीं किया लेकिन बिना मुकदमे के जेल में पड़े लोगों का जिक्र किया, तो वो जो एक चिंता थी उस चिंता को एक बार फिर से परिलक्षित करने की या एक बार फिर से सामने लाने की जरूरत है। सरकार को उसकी निद्रा से जगाने की जरूरत है कि जब वह किसी भी व्यक्ति को जेल में डालती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी को उठाकर जेल में डाल दिया है और वह अनंत काल तक बिना किसी दोष सिद्धि के जेल में पड़ा रहे। तो यह एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ राष्ट्रपति ने पहले इशारा किया था, लेकिन आज के दिन जब वो बिरसा मुंडा को याद कर रही थी उन्होंने इस बात की तरफ इशारा नहीं किया। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये कि बिरसा मुंडा जिस तरीके से संघर्ष कर रहे थे वह संघर्ष आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता और उनके आर्थिक संसाधनों पर, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनके हक से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रपति इस बात पर तो जोर देती हैं कि आदिवासियों की जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, अगर मानवता का भविष्य है तो उसी जीवन शैली में है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी चीजें वर्तमान दौर में हो रही हैं, और मैं यह नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रही हैं, पहले की सरकारों ने भी इस चीज को आगे बढ़ाया है, वह है कॉरपोरेट जगत के द्वारा आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति लगातार चल रही है, संसाधनों का दोहन हो रहा है विकास के नाम पर असल में यह कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट के द्वारा संसाधनों की लूट है। जो अभी एक जंगल है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जिसे अडानी के तरफ से काटा गया, हसदेव के जंगल उसे बोलते हैं। अगर हम उस जंगल की कटाई की बात करें तो अडानी और विकास के समर्थकों के द्वारा यह तर्क आएगा कि ऐसा तो इसलिए किया गया क्योंकि देश का विकास करना है, लेकिन इससे आदिवासियों की जो उनके हैबिटेट के राइट्स हैं उनका उल्लंघन हुआ और कुल मिलाकर यह विकास की रणनीति पर्यावरण के लिए भी सही नहीं मानी जा सकती। अच्छा होता राष्ट्रपति इसके बारे में भी कुछ उल्लेख करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। एक अन्य प्रवृत्ति जो हम देखते हैं आदिवासियों के संदर्भ में वह यह है कि जो ज्यादा बड़े कानून हैं, यानी कि जो उन्हें उनके संसाधनों पर हक देते हैं, मिसाल के तौर पर पेशा और वन अधिकार कानून जैसे कानून,
उनकी उपेक्षा करने, उन्हें कमजोर करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हुई है। तो ये जो पीएम जनमन हो या फिर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हो, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है। लेकिन जो ज्यादा बुनियादी चीजें हैं, यानी कि अपने सांस्कृतिक जीवन पर अधिकार, अपने आर्थिक संसाधनों पर अधिकार, जिसके लिए बिरसा मुंडा संघर्ष करते थे, उसके बारे में एक उदासीनता ही सिर्फ नहीं दिखती है नरेंद्र मोदी की सरकार में, बल्कि एक निरंतर प्रयास में दिखता है कि ये सब बातें जो हैं उन्हें कमजोर करने की जरूरत है। और जो मुख्य बड़ी बात है वह यह कि हम कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएं जिससे आदिवासियों को कुछ राहत मिल पाए, लेकिन उन चीजों की तरफ ध्यान ना दे जो उन्हें मूल रूप से अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार देती हैं। देश के कई ऐसे भाग हैं जहां पर आदिवासी समुदाय जंगलों पर निर्भर है, लेकिन वो जंगलों में नहीं जा सकते हैं। जब भी वो जंगलों में जाते हैं, वन विभाग के अधिकारी उन्हें खदेड़ते हैं, माने वो कोई अपराधी हो। वन विभाग के अधिकारी उन पर लगातार जुर्माना लगाते हैं, उन पर केस थोपे जाते हैं कि वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। अधिकांश ऐसे केस झूठे होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मामले जो हैं, जो उनकी प्रताड़ना से जुड़े हुए हैं, उनके बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं, उन पर वर्तमान सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और राष्ट्रपति भी अपने इस लेख में उस तरफ इशारा करने से बच गई हैं। असल में अगर हम बिरसा मुंडा की बात करते हैं, विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ अगर हम उस व्यक्तित्व को पकड़े और उस संघर्ष को पकड़े जो बिरसा मुंडा के नाम से व्यक्त होती है, तो यही बात सामने आती है कि जो स्थानीय समुदाय हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उन्हें यह फैसला करने का हक होना चाहिए कि वे अपने संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे विकास के किस रास्ते को अपनाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का प्रतिरोध करने का अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा कैपिटलिस्ट, मिसाल के तौर पर गौतम अडानी की कंपनी आती है और उनके जंगलों को काटती है, तो वो गलत कर रही है और उनके पास इसका विरोध करने का कानूनी अधिकार भी है। लेकिन ये सारे के सारे अधिकारों का उल्लंघन लगातार हो रहा है। राष्ट्रपति ने अपने लेख में इस तरफ कोई इशारा नहीं किया है। वो कुछ अच्छी बातें जरूर कहती हैं, ये अच्छी बातें प्रशंसनीय हैं, और निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था में राष्ट्रपति को कुछ बातें ही कहने का अधिकार है, और वो बहुत सारी बातें कई बार एक दो वाक्य में इशारों में कहती हैं, लेकिन वो आह्वान करना, इशारों में वो बातें करना भी आदिवासियों की भलाई की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। और हम यह उम्मीद जताते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश के राष्ट्रपति इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं रोकता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य लेख पर विचार करेंगे। हम सब आलोचनात्मक तरीके से उससे संवाद करेंगे। नमस्कार।